हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। आज से हम जुलाई का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। एंड 1 जुलाई 2021 का अगर आप इनसाइट्स आईएएस की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यही करंट अफेयर्स जो हैं वो 30 जून को देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो ईव में ही पोस्ट करते हैं। एंड क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह सुबह से लेके तो शाम तक ही आता है, तो आपको अगर क्विज़ प्रैक्टिस करनी है तो आप 1 जुलाई की क्विज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड अगर आपको वहाँ से करंट अफेयर्स देखने हैं तो आप 30 जून के देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप करंट अफेयर्स यहाँ से सुन के आज ही जो क्विज़ अपलोड होगी वहाँ पर तो वो आप करके देखिएगा। एंड एक और स्टूडेंट विदिवा वर्षा है, उनका डाउट था कि हम क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि इनसाइट्स आईएएस की आप ओरिजिनल वेबसाइट पर जाइए। अपने फ़ोन में भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपनी स्क्रीन पर भी उसको लगा सकते हैं। तो आप डेली उसके जो टुडेज़ आर्टिकल्स होते हैं उन्हें खोल कर देखिए, तो वहाँ पे क्विज़ आता है एक ऑप्शन, एंड डेट भी लिखी होती है। तो आप करंट अफेयर्स यहाँ से सुनिए एंड वहाँ पर जाकर आप क्विज़ प्रैक्टिस कीजिए। तो आपने जितना भी सुना है, समझा है, 1 पेज के डेली शॉर्ट नोट्स बनाइए। बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि आप उन्हें रिवाइज कर सकें। डेली नोट्स बनाइए एंड फिर उसके थ्रू आपको पता चलेगा डेली डेली प्रैक्टिस करते हुए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है। वहाँ पर आपको मेंस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो आप एनालिटिकली भी सोचेंगे कि ठीक है, मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अकॉर्डिंग टू मी इनसाइट्स आईएएस की जो वेबसाइट है वो बेस्ट है। प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, मेंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस साल भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भी नेक्स्ट ईयर के लिए तो वो रिकमेंडेड है कि आप डेली वहाँ पर क्विज एंड मेंस की आंसर राइटिंग ज़रूर करके देखें। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो आज से नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया है एंड पिछले महीने का जो भी आप कंपाइलेशन मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप उसे ही रिवाइज करें, एंड अगर नहीं बनाए हैं तो आप मार्केट से कंपाइलेशन खरीद सकते हैं। आपको सभी टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं। इनसाइट्स आईएएस की जो कंपाइलेशन आती है उसका एक सिंगल टॉपिक भी ऐसा नहीं है जो हमने वीडियोस में कवर ना किया हो। तो अगर आपने रेगुलरली जून की वीडियोस देखी हैं तो आपका सभी करंट अफेयर में करवा चुकी हूँ। अगर आप आज से प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेली अपने शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, कंपाइलेशन से बस मैच कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो जो कंपाइलेशन आती है उसके थ्रू भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो हम देखेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या क्या होती हैं, ये आपने लक्ष्मीकांत की बुक में भी पढ़ा होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में जानेंगे। अब सिप्ला जो है वो एक और वैक्सीन मार्केट में आने वाली है, उसके बारे में जानेंगे। ओपेक क्या है एंड ऑयल प्राइजेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं वो भी हम देखेंगे। श्रीलंका एंड इंडिया की जो स्वैप डील थी तो उसके बारे में भी देखते हैं क्या रहा। एंड यूरोपियन यूनियन का जो नया वैक्सीन पासपोर्ट प्रोग्राम है, एंड उस प्रोग्राम के अंदर कोविशील्ड को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है तो उसके भी हम रीजंस देखेंगे। एक देखेंगे कड़कनाथ क्या है, इतने आप गेस कर सकते हैं कि कड़कनाथ क्या है। एटलस देखेंगे, ग्लेशियल लेक्स का भी, ग्लेशियर्स के बारे में जैसे मोरेना वगैरह हो गया। तो अगर आपको इसकी और नॉलेज लेनी है तो आप 11th क्लास की ज्योग्राफी की बुक आती है, आई थिंक फिजिकल ज्योग्राफी, तो वो आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो यहाँ पे जो कांग्रेस के लीडर हैं जयराम रमेश, ये पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी बनती है, स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में पूरा एक चैप्टर है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो जयराम रमेश जी हैं, तो देखिए जो एमपीज होते हैं इनके पास कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, तो यही पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। तो एक न्यूज़ चैनल है टाइम्स नाउ, तो इन्होंने इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव किया है कि इन्होंने गलत रिपोर्टिंग की है पैनल की मीटिंग के बारे में, फॉल्सिफाइड एंड मिसchievous, मतलब गलत इंफॉर्मेशन दी है अपने चैनल पे। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कुछ राइट्स होती हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ होती हैं जो कि एमपी को मिलती हैं। ये इंडिविजुअली भी मिलती हैं एंड कलेक्टिवली भी मिलती हैं। मतलब अगर 545 एमपी हैं लोकसभा के अंदर तो सबको कलेक्टिवली भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, एंड एक एक सिंगल पर्सन को भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस
मिलते हैं। तो आर्टिकल 105 ये कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर उनको बोलने का हक है, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको पब्लिश करने का हक है। इनके अलावा जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड है, सीपीसी जो है, वो भी इनको फ्रीडम देता है। देखिए, कोई भी अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में तो अरेस्ट कर ही नहीं सकते, अगर सिविल प्रोसीडिंग्स में भी इनको अरेस्ट किया जाता है तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है। साथ ही साथ में अगर मान लीजिए आज के दिन कोई मीटिंग हुई, ठीक है, हाउस की मीटिंग हुई, तो उसके 40 डेज पहले से एंड 40 डेज के बाद तक इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपको 40 डेज वाला पॉइंट्स भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर इनकी ये राइट्स एंड इम्यूनिटीज की कोई इज्जत नहीं करता, रिगार्ड नहीं प्रोवाइड करता, इट मीन्स आपने प्रिविलेजेस को ब्रीच किया है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो गया है, एंड अब आपको पार्लियामेंट के कानूनों के खिलाफ क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो एक नोटिस ये लेकर आए कि मेरी जो प्रिविलेजेस है उनका ब्रीच हुआ है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर किस में होते हैं, लोकसभा में। राज्यसभा में कौन होते हैं, चेयरपर्सन। तो इनका क्या रोल होता है, सबसे पहले ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है या नहीं हुआ है ये डिसाइड कौन करेगा, स्पीकर एंड राज्यसभा के चेयरमैन ही डिसाइड करेंगे। तो ये सबसे पहले लेवल होते हैं। मतलब अगर इन्हें लगा कि हाँ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है, तभी वो प्रिविलेज मोशन के बारे में आगे जो प्रिविलेज कमिटी बनती है, इसके अंदर आप बताइएगा प्रिविलेज कमेटी के अंदर कितने लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, कितने राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। आपको लक्ष्मीकांत की बुक खोलकर देखिएगा, वहां पे प्रिविलेजेस कमेटी जो है वो आपको पार्लियामेंट्री कमेटीज वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। बताइएगा कि कितने मेंबर्स होते हैं। अगर स्पीकर और चेयरमैन को लगता है कि पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस का ब्रीच हुआ है, तो वो जो प्रिविलेज कमेटी होती है उसको बोलते हैं कि अब आप इसको देखिए, पूरी डिटेलिंग इसके बारे में निकालिए। एंड स्पीकर एंड चेयरमैन जो होते हैं उनको अगर कंसेंट दे देते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, तो जो भी मेंबर होता है उसको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि वो कोई शॉर्ट स्टेटमेंट देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो उन पर्सन को भी देता है जो कि उन पर्सन को भी मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जैसे अटॉर्नी जनरल हो गए, वो कोई एमपी तो नहीं होते। कल परसों या मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया है अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76, तो पूरा मैंने आपको ये पढ़ाया। तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो एमपी नहीं होते, लेकिन फिर भी वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं। हालांकि वो वोट नहीं कर सकते, तो प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले रहे हैं ना, तो उनको भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अवेलेबल होती हैं। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस किसको अवेलेबल नहीं होती, प्रेसिडेंट को नहीं होती, जबकि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट को अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि जो प्रेसिडेंट की प्रिविलेजेस हैं वो आर्टिकल नंबर 361 के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरीज को कह दिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उन सभी को फेयर प्राइस शॉप से कम दामों के अंदर राशन मिले। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। नाउ जो वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम था ये 2019 में लॉन्च किया गया था। अभी तक 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का मतलब बताइएगा कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। जम्मू कश्मीर जो स्टेट था वो 2 में डिवाइड हो गया, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख, वो 2 यूनियन टेरिटरी में बन गया है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर ये बताना है कि अब कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो टोटल सभी स्टेट्स एंड सभी यूनियन टेरिटरीज में मिलाकर उनमें से नेट 32 ने ज्वाइन किया है ये, जिसमें 69 करोड़ लोगों को बेनिफिट होगा। अभी तक 4 स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया। एंड अगर आप इनका खास करके देखेंगे, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर ऑपोजिशन पार्टी है, दिल्ली के अंदर ऑपोजिशन पार्टी है, आसाम के अंदर तो अभी ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और देखो इसको लर्न करने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। ABCD, ए से आसाम, बी से वेस्ट बंगाल, ठीक है, बी से बंगाल ध्यान रखना है, मतलब सी से छत्तीसगढ़, डी से दिल्ली। चलिए अब पीडीएस के थ्रू जो लोग होते हैं उनको खाना मिलता है, राशन मिलता है। तो यहाँ पे जो स्टेट्स होते हैं वो बोरिंग भी ले सकते हैं और एडिशनल। एंड कम से कम 17 स्टेट्स जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट कर दिया है वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम, तो वो 2020 में उन्होंने और 37,600 करोड़ रुपए भी बोरो किए हैं। देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम मतलब आपको एक कार्ड मिलेगा,
पूरे इंडिया में कहीं भी जाइए, इन 32 स्टेट्स में आपको किसी भी पीडीएस शॉप से राशन मिल जाएगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसके अंदर आपका राशन कार्ड, आधार नंबर, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल लिखा जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस एंड अन्न वितरण। ठीक है, अन्न वितरण मीन्स अनाज का बंटना। थोड़ा सा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये वही एक्ट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कोशिश करती है कि सबको फूड मिले। इसके अंदर मिड डे मील स्कीम भी है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम भी है, पीडीएस भी है, यहाँ तक कि इसके अंदर मैटरनिटी एंटाइटलमेंट्स भी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो ये है कि गवर्नमेंट ने हामी दे दी है सिप्ला को कि वो मॉडर्ना की वैक्सीन जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने परमिशन दे दिया है मुंबई बेस्ड सिप्ला को कि वो मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन इंडिया में ला सकते हैं। एंड ये 4th वैक्सीन होगी। इससे पहले इंडिया में कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक जो है वो लोगों को दी जा रही हैं। तो ये जो वैक्सीन है इसके अंदर ये ध्यान रखिएगा कौन सा राइबोन्यूक्लिक एसिड है, 1273, जो कि मॉडर्ना टीएक्स ने बनाया है। तो इसके अंदर भी 2 डोज लेने होंगे। mRNA वैक्सीन है, दैट इज मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, मीन्स एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। ये कैसे काम कर रही है, तो इसके अंदर क्या होंगे, जो हमारी बॉडी में जो ह्यूमन सेल्स होती हैं वो एक तरीके का प्रोटीन बनाएंगी। एंड ये प्रोटीन जो होगा, मतलब जो पीस ऑफ प्रोटीन होगा वो वायरस का ही होगा। जैसे अब हमारे अंदर कोविशील्ड या कोवैक्सीन हो गया, तो इसके अंदर क्या डाला गया था, मरा हुआ जो कोरोना वायरस था, तो वही तो डाला गया था। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी इससे वैक्सीनेट हो जाएगा तो उसको मतलब कोविड-19 से इतना फिर नुकसान नहीं होगा, भविष्य में इतना सीरियस कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। तो जो ये वैक्सीन ले लेता है, तो इसको अप्रूव कौन करता है, तो देखो इसको रेगुलेट तो करता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड वैसे अप्रूवल किसने दिया है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। अप्रूवल तभी दिया जाता है जब प्रॉपर सेफ्टी इफेक्टिवनेस चेक कर ली जाए। ठीक है, ट्रायल्स अच्छे से हो। अब देखते हैं इमरजेंसी यूज एथोराइजेशन क्या होता है। इमरजेंसी यूज एथोराइजेशन ये है कि एकदम, क्योंकि देखो इस टाइम पे इतने ज़्यादा हमें थर्ड वेव आने का डर है, तो इस टाइम पे ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हों वो वैक्सीनेट हो जाएं, तो इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी मतलब फुल्ली टेस्टेड नहीं है एफिकेसी एंड सेफ्टी के लिए, लेकिन फिर भी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी के अंदर न्यू जो ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स हैं, तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मीन्स जो न्यू ड्रग्स हैं, जो वैक्सीन हैं, तो वो ट्रायल्स के लिए उनको अप्रूवल दे दिया जाता है। अगर कोई ऐसा लगता है कि हाँ पेशेंट्स को फ़ायदा हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे ये मेडिकल प्रोडक्ट जो होता है वो यूज़ में आ जाता है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए क्या और लिखा हुआ है कि जो भी मीन्स बेनिफिट्स होते हैं, जो भी रिस्क्स होते हैं, तो राइट भी है लोगों के पास वैक्सीन को रिफ्यूज़ करने का, तो लोगों को इन्फॉर्म हर तरीके से करना होगा, क्योंकि साथ साथ में एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन जो है, देखिए ओपेक क्या है, ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जो कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं। नाउ इनका एक ग्रुप बन गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मीन्स ये लोग प्राइजेस को क्या करने वाले हैं, इंक्रीज करने वाले हैं। तो हमारे पास कोई और सोर्स का भी ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए हमारा यूपीएससी में नहीं हो पाता है, तो हमें साथ साथ में कोई और एग्ज़ाम भी साथ में रखना चाहिए, जैसे स्टेट पीएससी हो गए, या आप कोई और एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई टीचिंग का बीएड वगैरह किया हुआ है, तो आप उसके एग्ज़ाम के बारे में भी सोच सकते हैं। तो एक ऑल्टरनेटिव आप साथ में लेकर चल सकते हैं। ऐसा कोई इस चीज़ में बुराई नहीं होती है कि ठीक है आप यूपीएससी की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कोई और एग्ज़ाम नहीं देंगे, नहीं, बाकी एग्ज़ाम्स के भी ऑलमोस्ट जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। फोकस एक पे रखना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर देते रहना चाहिए। तो इंडिया जो है वो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ को परसुएड कर रही है कि ऑयल प्राइजेस को थोड़ा ठीक रखें, एंड अगर हाई प्राइजेस हुए तो हम दूसरी ईरान की तरफ रुख जो है वो मोड़ सकते हैं, मतलब हम उस तरफ भी देख सकते हैं। तो देखिए अभी हमें पता है कि इंडिया के अंदर जो पेट्रोल प्राइसिंग है वो 100 को भी क्रॉस कर चुके हैं, इंटरनेशनल प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं। एंड देखो हमारे अगर हम बात करें तो जो बेस प्राइजेस थे तो वो नहीं इंक्रीज़ हुए थे, लेकिन स्टेट एंड सेंट्रल ने इतना टैक्स लगाया कि जो प्राइजेस थे वो 100 से भी अबव चले गए। नाउ अब ये पॉइंट आया है कि इंटरनेशनल ऑयल के प्राइजेस बढ़ गए हैं, USD 75 पर बैरल हो गए हैं, जो कि हाईएस्ट है। तो ये अब बात निकल कर आई है।
हाई ऑयल प्राइजेस होंगे तो उससे मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई होगी, जो हमारे पास अभी पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, सेंटर और ज़्यादा टैक्स लगाएगा, स्टेट और ज़्यादा टैक्स लगाएगा, जो ऑयल की डिमांड है वो पिछले 7 सालों में 25% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उतनी है नहीं। तो ये जो ओपेक कंट्रीज़ हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया वगैरह हो गई, तो ये प्रिंसिपल सोर्स है। अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान को साथ में अगर आप मैप में देखेंगे तो सऊदी अरेबिया बड़ा है, तो ऑब्वियसली तो वहाँ पे ऑयल सोर्स भी बड़ा हो गया। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये ध्यान नहीं दे रही हैं क्योंकि ये इनके पास इतने ऑयल के वो रिसोर्सेज हैं। तो हम यहाँ से ऑयल इंपोर्ट करते थे, पहले 74% करा था, लेकिन अब हमने 60% ही किया। तो इंडिया सबसे ज़्यादा थर्ड कंज्यूमर है इनका। एंड सऊदी अरेबिया इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है, मतलब सबसे ज़्यादा हम ऑयल अगर खरीदते हैं क्रूड ऑयल तो पहले इराक से खरीदते हैं, फिर सऊदी अरेबिया से खरीदते हैं। तो आप IS से ध्यान रख सकते हैं, आई से इराक, एस से सऊदी अरेबिया। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं ना तो वहीं पे आप छोटा सा करके इज लिख लीजिए, आई से लिख लीजिए फर्स्ट, एस से लिख लीजिए सेकंड सऊदी अरेबिया। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाइए। चलिए अब ये देखते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं जो कि एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा। ये आप विशाखापट्टनम देख सकते हैं, ये आप मैंगलोर पेडूर देख सकते हैं, एंड ये आप देख सकते हैं चंदी होल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उड़ीसा के अंदर है। तो ये हमारे कुछ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन वगैरह आता है तो इस तरीके का मैप बनाएंगे तो थोड़ा अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। चलिए अब श्रीलंका बैंकिंग ऑन 1 बिलियन जो डॉलर्स हैं रुपीज़ इंडियन स्वैप डील। तो इंडिया एंड श्रीलंका, देखो डॉलर आ जाएगा तो स्वैप तो रहेगा ही नहीं ना। स्वैप का मतलब होता है कि इंडिया एंड श्रीलंका आपस में कुछ ट्रांजेक्शन्स करें विदाउट मीन्स कोई इंटरमीडियरी, मतलब बिना किसी डॉलर के, बिना किसी यूरो को, इस दैट इज कॉल्ड स्वैप। तो श्रीलंका जो है वो क्या करने वाले हैं, 1 बिलियन जो है उसकी, आई थिंक दिस इज़ नॉट रुपीज़, आई एम सॉरी दिस इज़ नॉट रुपीज़। ये साइन मुझे कन्फ्यूजन में डाल रहा है कि ये किसका साइन है। तो इन्होंने 1 बिलियन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक एंड देन आई विल टेल यू, ओके। देखिए ये जो साइन है ये वैसे डॉलर्स का भी होता है एंड जो चिले का चिले का भी होता है, बट आई थिंक दिस इज़ अबाउट डॉलर्स। तो इन्होंने एक्सप्रेस ज़रूर इसको डॉलर्स में किया है, लेकिन स्वैप का मतलब यही होता है कि आपको डॉलर्स नहीं यूज़ करने। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड इसका अगर दिखाऊं तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट मतलब जब दो फ्रेंडली कंट्रीज़ के बीच में अरेंजमेंट हो कि वो अपनी लोकल करेंसीज में ही काम करेंगे बिना US डॉलर को इन्वॉल्व करे हुए। तो जैसे श्रीलंका अभी फॉरेन क्राइसिस को फेस कर रही है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अमाउंट ज़रूर इसमें ले लिया है बट ये इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो श्रीलंका की जो कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस फेस कर रही है, तो अराउंड 1 बिलियन डॉलर ही हम इसको कंसीडर करेंगे। तो 1 बिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप था। तो इनके पास इतना ज़्यादा डेप्ट हो गया तो इन्होंने 400 जो हैं डॉलर्स, जो 400 डॉलर्स जो हैं वो किससे लिए हैं, रिजर्व बैंक से लिए हैं, किसके थ्रू, सार्क फैसिलिटी के थ्रू। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखते हैं कि RBI का फ्रेमवर्क क्या है। तो सार्क स्वैप फैसिलिटी 2012 में शुरू हुई थी एंड ये देखिए इसका ओवरऑल कॉर्पस कितना है, 2 बिलियन डॉलर्स का है। तो ये जो स्वैप डॉलर्स हैं ये तो US डॉलर के अंदर यूरो एंड इंडियन रुपी में अवेलेबल होते हैं। तो ये फैसिलिटी सभी सार्क मेंबर्स को होती हैं। सार्क के अंदर इंडिया भी मेंबर है, इसलिए इस फैसिलिटी के थ्रू ये काम हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यूरोपियन यूनियन का न्यू वैक्सीन पासपोर्ट प्रोग्राम क्या है एंड कोविशील्ड को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। तो देखिए इन्होंने एक्चुअली 4 ये लिस्ट लेके आए हैं सामने, इनमें इन्होंने ये वैक्सीन्स इंक्लूड किए हैं। थोड़ा नाम सुन लीजिए, वैक्स ज़वेरिया, कॉमरेंटी, स्पाइकवैक्स एंड जॉनसन। तो ये इनके नाम भी लिखे हुए हैं किस किस के ये हैं। लेकिन जो कोविशील्ड है जो अपने इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने। तो ये उन वैक्सीन में से नहीं है जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने अप्रूव की हैं। ठीक है, तो ये मीन्स इनका फ्री मूवमेंट नहीं हो सकता यूरोप के अंदर। तो ये एक तरीके का ग्रीन पास होता है, EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ ये वैक्सीन जो हैं मीन्स ये इसी तरीके से सर्टिफिकेट इशू किया गया था कि अगर मान लीजिए कोई ट्रैवल करना चाहता है तो वो कर सकता है पैंडेमिक के टाइम पे भी। तो ये एक डिजिटल प्रूफ था कि अगर कोई पर्सन वैक्सीनेटेड है और या फिर उसका नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट है या फिर वो रिकवर हो गया है तो वो मीन्स
क्या कर सकता है, वहाँ से घूम सकता है उस कंट्री के अंदर। लेकिन ग्रीन पास जो है वो अभी इस मेडिसिन को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे इंडिया ये कहता है कि जो वैक्सीन पासपोर्ट्स हैं, यूरोपियन यूनियन ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो प्राइवेसी एंड एथिक्स को लेके कंसर्न है, लेकिन जो वैक्सीन ट्रांसपोर्ट है इससे प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम जो होती है वो कब होती है। अभी G7 कंट्रीज की मीटिंग भी हुई थी, ठीक है, 47th मीटिंग हुई थी। कहाँ हुई थी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। तो यहाँ पे भी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि ये जो वैक्सीन पासपोर्ट है हम इसको स्ट्रांगली अपोज करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे फैक्ट्स फॉर प्लिम्स। कुछ मैं आपको एटलस भी दिखाऊंगी, कुछ ग्लेशियर लेक्स का। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उन्होंने कुछ एटलस रिलीज किया है कि गंगा रिवर बेसिन से किस तरीके से जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से रिवर्स वगैरह निकलती हैं। तो अराउंड 4707 ग्लेशियर लेक्स दिखाई गई हैं। तो ये 0.25 हेक्टेयर से भी ज़्यादा एरिया के अंदर फैली हुई हैं। तो ये सेंसर 4 सैटेलाइट डाटा को यूज़ करके ये एटलस बनाया गया है एंड ये भुवन पोर्टल पे ये एटलस अवेलेबल है। तो ये आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपने देखा होगा, ये आपका मैप है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपका यूपी है, ये सतलुज रिवर है। तो ये वो ग्लेशियर लेक्स हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ओके। तो ये ग्लेशियर लेक्स इन्होंने दिखाई हैं। देन देखिए कड़कनाथ। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि आप गैस कीजिएगा कि कड़कनाथ क्या होता है। तो कड़कनाथ या काली मासी, ठीक है। तो काली मासी हमारे यहाँ तो देखिए जो मदर की सिस्टर होती है उनको मासी कहते हैं। तो आप भी बताइएगा आपके यहाँ पर किसको मासी कहते हैं। तो काली मासी ये झबुआ या मध्य प्रदेश के धर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ब्रीड ऑफ चिकन है। इसको जीआई टैग मिला था 2017 में भी। ब्लैक मीट के लिए फेमस है, क्वालिटी, टेक्सचर, टेस्ट ये सब बहुत अच्छा है। लो कोलेस्ट्रॉल एंड हाई प्रोटीन इसके अंदर होता है। अब आप इसकी एक बार पिक्चर भी देख लीजिए। तो ये है आपके कड़कनाथ, ओके। सो इस पिक्चर के साथ ये जो स्लाइड्स हैं ये ख़त्म होती हैं। मैंने आपको आज का करंट अफेयर कराया है। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि जो भी आपको क्विज प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो वो आप इनसाइट्स आईएएस की वेबसाइट पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।